अभी हम देखेंगे मेथड ऑफ वैल्यूएशन एंड मटेरियल इशूड को। अभी हम प्रॉब्लम को समझते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे तब जाके चीजें अच्छे से समझ में आएगी। अभी प्रॉब्लम क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पेन का। ठीक, आप कौन हो? अभी बहुत टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग एरिया में मैं एग्जांपल जानबूझ के ले रहा हूं, बेसिक एग्जांपल समझ में आ जाएगा तो वो वाला पोर्शन भी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए एक सिंपल पेन का एग्जांपल लेते हैं। आप कौन हो? आप होलसेलर हो। ठीक, ओके। अभी क्या हुआ, होलसेलर क्या करता है, गुड्स को परचेज करता है बल्क में और उसको एज इट इज आगे रिटेलर को दे देता है। आप किसके होलसेलर हो? आप पेन के होलसेलर हो। अभी हम होलसेलर के हिसाब से स्टोरी को समझते हैं। ये होलसेलर है, क्या करेगा, ये गुड्स को परचेज करेगा एंड फिर वो इसको सेल कर देगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? ये सर पेन का होलसेलर है। अभी ये क्या करता है, सुनिएगा। ये गुड्स परचेज कर रहा है, इसने पहला लॉट पेन का परचेज किया। सपोज 100 पेन इसने परचेज करे एट द रेट ऑफ 6 पर यूनिट। फिर इसने क्या किया, कुछ दिन बाद एक और लॉट पेन का परचेज किया, सेम लॉट। अभी हम डिफरेंट कंपनीज की बात नहीं करें, एक ही कंपनी का पेन परचेज कर रहा है, कोई सा भी आप अपने दिमाग में नाम सोच सकते हो। फिर इसने क्या किया, इसने 50 पेन का एक और लॉट परचेज किया, उसकी प्राइस थी 6 रुपीज 50 पैसा पर यूनिट। फिर क्या हुआ, इसने एक लॉट और परचेज किया, सपोज 90 का, इसकी प्राइस थी 7 रुपीज पर यूनिट। ठीक, यहां तक सिंपल है। हर होलसेलर गुड्स परचेज करता है, फिर उसको सेल करता है। अभी इन सब पर एमआरपी डली हुई है, इन सब पर एमआरपी है ₹10। तो वो कितने में बेच पाएगा भाई? मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, तो वो 10 से कम में ही बेचेगा क्योंकि वो होलसेलर है, उसको आगे सेल आउट करना है, तो रिटेलर को देना है। अभी हम एग्जांपल लेके चलते हैं, उसने सब कुछ पे एक उसने क्या किया, 9 रुपीज का सेलिंग कर दी। तो इसने क्या किया, टोटल इसको हम 200 कर लेते हैं। 200 पेन इसने सेल करे, किसने? होलसेलर ने। किसको? रिटेलर को, एट द रेट ऑफ रुपीज, मान लेते हैं 9 रुपए का इसने सेल कर दिया। अब हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ये रिटेलर, अभी हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिटेलर प्रॉफिट कैसे निकालेगा? रिटेलर बोलेगा कि सर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट। तो सेल्स कितने की हुई सर? 200 पेन्स इंटू 9 रुपीज, इतने की सेल हुई। अब 200 पेन चले गए, उसकी कॉस्ट कैसे निकालोगे? इससे निकालोगे। अब वो ये सोचने में पड़ गया कि यार इन 200 पेन में से मैं 100 पेन की 6 रुपए रख देता हूं, अगले 50 पेन की मैं 6 रुपए 50 पैसे रख देता हूं, इसमें से 50 पेन निकाल, इसमें से 50 पेन और निकालूंगा, इसकी 7 रुपए रख देता हूं। ये एक तरीका है, ये एक तरीका है। क्या तरीका है उसका? वो बोल रहा है कि कॉस्ट निकालने के लिए 100 पेन को मैं 6 रुपए का कर देता हूं, प्लस 50 पेन को मैं 6 रुपए 50 पैसे का कर देता हूं, प्लस 50 बचे, अब 50 पेन को मैं 7 रुपए का कर देता हूं। ऐसे ना मेरी कॉस्टिंग निकल जाएगी। ये एक मेथड है। ये प्रॉब्लम क्या है कि ये एक मेथड है। एक और तरीका है उसके पास करने का। क्या? देखिए 200 रुपए की सेल्स है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो अनचेंजेबल पोर्शन है। दूसरा तरीका क्या है, वो ये बोल रहा है कि यार मैं पूरे 90 ये ले लेता हूं, पूरे 50 ये ले लेता हूं, इसके बाद 60 बचेंगे तो 60 में ये वाले ले लूंगा। देखते हैं उसने फिर क्या सोचा। क्या बोल रहा है वो, कि वो 90 ले रहा है 7 रुपए के, 50 ले रहा है 6 रुपए 50 पैसे के, प्लस कितने बचे आपके? ये हुआ 60 बचे, 60 ले रहा है वो 6 रुपए के। ये दूसरा मेथड है। अब ऐसे देखो आप कितने सारे मेथड निकल सकते हैं। वो क्या कर सकता है, वो ये ले लेगा, ये पूरा ले लेगा, 10 ये ले लेगा। तो और क्या कर सकता है, इन तीनों का एवरेज निकाल लेगा, इन तीनों का वेटेड एवरेज निकाल लेगा। तो बहुत तरीके हैं इस तरीके की कॉस्टिंग निकालने के लिए। अब आप देखो हर तरीके का अलग आंसर है, हर तरीके से डिफरेंट आंसर आएगा क्योंकि सब में कॉस्टिंग चेंज हो रही है बच्चे। अगर कॉस्ट चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी चेंज होगा। तो इस बात को यहां समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि जब वो परचेज कर रहा है
गुड्स को, तो बहुत डिफरेंट कॉस्टिंग पे परचेस कर रहा है। जब वो सेल कर रहा है तो वहां जनरली एक कांस्टेंट सेलिंग प्राइस होती है, उसको आप मार्केट में अपने सेलिंग प्राइस को बार बार चेंज नहीं कर पाते। तो अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी कॉस्ट लूं, किस कॉस्ट को लेकर मैं अपना प्रॉफिट डिसाइड करूं। तो ये उसकी एक प्रॉब्लम है। फिर से आते हैं इसी पॉइंट को हमारा पोर्शन हम क्या पढ़ रहे हैं, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशू। जो मटेरियल वो इशू कर रहा है उसको हम किस तरीके से वैल्यू करेंगे, जो मन में आ जाएगा वो कर लेंगे। नहीं सर पहली बार ऐसा कर लिया, दूसरे कुछ और कर लिया, ऐसा नहीं होगा। आपको एक सेट फॉर्मेट को हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको एक पेन के एग्जाम्पल की जगह एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के एग्जाम्पल पे लेके आते हैं। वही पुराना एग्जाम्पल लेते हैं, शूज मैन्युफैक्चरिंग का। अभी शू मैन्युफैक्चरर लेदर शूज मैन्युफैक्चरिंग है। ये बंदा क्या कर रहा है, ये गुड्स जो उसका लेदर है, लेदर को वो परचेज करता है एज अ रॉ मटेरियल, लेदर को वो प्रोसेस करता है इंटरनली, फिर शूज बनाता है। यही प्रोसेस है उसका काम करने का। अब जब उसने लेदर परचेज करी तो इस रेट से करी, सपोज 100 kg लेदर एट द रेट ऑफ 6, 50 kg लेदर एट द रेट ऑफ 6.5, 90 kg लेदर एट द रेट ऑफ 7। इस तरीके से उसने लेदर परचेज कर लिया, रॉ लेदर। फिर उस लेदर को उसने अपने स्टोर में रखा। अब वहां से वो लेदर इशू कर रहा है अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इंटरनली, स्टोर में से निकाल के ला रहा है। उसने क्या किया, 200 kg लेदर निकाल ली और उसके उसने 500 शूज बना दिए सपोज। अभी फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है उसको, क्या कि ये जो मैंने 200 kg लेदर निकाला इसकी कॉस्ट क्या थी। सेम प्रॉब्लम जो यहां पर आ रही है पेन के केस में, वही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी आएगी कि मैंने मटेरियल परचेज तो कर लिया। अब मैं जानबूझ के सही वर्ड्स को यूज कर रहा हूं, मैंने मटेरियल परचेज तो कर लिया अलग अलग रेट्स पर, लेकिन जब मैं उससे कोई चीज बनाने जा रहा हूं तो मैं क्या रेट लूं बनाते समय। जब मैं इन तीनों को मैंने ऐसे परचेज किया अलग अलग, लेकिन अब जब मैं 200 kg से बनाने जा रहा हूं तो मैं क्या रेट लूं। तो ये एक उसकी प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो जो मटेरियल उसने परचेज किया था वो इंटरनली जब उसे इशू कर रहा है तो वो किस रेट पे करे, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं साफ सुथरा। ठीक है, ये दो मेथड है निकालने के। अब मैं आपको देखो 11 मेथड दिखाऊंगा कैसे, इधर देखिएगा। पहले मैं थ्योरेटिकली इस पॉइंट को समझाऊंगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी इसको अच्छे से समझाऊंगा। मेथड्स ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इश्यूज, ये कौन सी जगह की बात कर रहे हैं, हमने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया 3 4 5 लॉट्स में, फिर हम उसे इंटरनली इशू कर रहे हैं और उससे कुछ बना रहे हैं, तो कॉस्ट कैसे मालूम पड़ेगी उस चीज की, वो हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब यहाँ कितने मेथड्स हैं आप देखो, एक्चुअल कॉस्ट मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, पीरियोडिक एवरेज कॉस्ट मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, बेस स्टॉक मेथड। बिल्कुल मत घबराओ, बहुत सिंपल सिंपल है, मैं ऐसे समझा दूंगा आपको, अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है और प्रैक्टिकल भी आता है, आप दोनों इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब एक्चुअल कॉस्ट मेथड को बाद में लूंगा, बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को लेते हैं, इधर देखिएगा। इसको इसको समझने का बेस्ट तरीका मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तरीके से आप कभी नहीं भूलोगे। ये क्या है, ये टेनिस बॉल सबने देखी है ना, टेनिस बॉल के एक पूरा पैकेट आता है, इतना बड़ा पैकेट होता है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी टेनिस बॉल्स रखी होती हैं। तो आप थोड़ा वैसे इमेजिन करो, या फिर एक सिंपल पाउच की तरीके से आप इसे इमेजिन करो। ठीक है, देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है, मान लो ये हमारा स्टोर है, इस स्टोर में पहला लॉट आया, तो आप क्या करोगे, कोई भी चीज आएगी तो आप यहां से अंदर उसमें पुट करोगे। तो आपने क्या कहा, पहला लॉट जो आया उस पहले लॉट को आपने यहां पर रख दिया। अभी मैं इसको एक गोल बॉल की तरह डिनोट कर रहा हूँ उस लॉट को, आपने पहले लॉट को यहाँ पे रख दिया। ये क्या है, ये फर्स्ट लॉट है। ये लॉट कितना था, सपोज 200 kgs एट द रेट ऑफ 500 ईच। ठीक, फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद एक लॉट और आया, किसका, सामान रॉ मटेरियल्स का लॉट आया, मटेरियल का लॉट आया, उसको आपने यहां पर रख दिया। दूसरा लॉट कितने का आया, ये आया सर 100 kgs एट द रेट ऑफ 400 ईच। फिर क्या हुआ, तीसरा लॉट आया, कि कितने का आपका लॉट था, ये था सपोज 300 kgs एट द रेट ऑफ 600 ईच। फिर एक फाइनल लॉट और आया आपके पास, फोर्थ लॉट।
ये था आपका 400 kgs एट द रेट ऑफ 300 ईच। ठीक, 4 लॉट के गुड्स आपके पास आए। ठीक, अब इस जो गुड्स हमारे पास आ गए, इसी में से मटेरियल इशू होगा, इसी में से मटेरियल इशू हुआ। कहां जाएगा ये मटेरियल इशू होके? मैन्युफैक्चरिंग जगह पर। ये स्टोर कहां है? कंपनी के पास ही एक स्टोर है या वेयर हाउस है, स्टोर हाउस है, जहां पे सामान आता है, हम रखते जाते हैं। अब जब वो इशू होगा इंटरनली, तो वो वहां से ही बाहर निकलेगा। ठीक, अब यहां पर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं जब ये बाहर निकलेगा, सपोज कंपनी को चाहिए 500 केजी का रॉ मटेरियल बाहर। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज कि इस 500 केजी की प्राइस में क्या रखूं? 300 रखूं, 600 रखूं, 400 रखूं कि 500 रखूं? अच्छा, क्यों चाहिए मुझे इसकी प्राइस? क्योंकि सर कॉस्टिंग अगर मैंने नहीं निकाली तो मैं प्रॉफिट कैसे निकालूंगा? सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अगर सर कॉस्टिंग ही नहीं निकली इसकी तो प्रॉफिट नहीं निकल सकता, इसलिए मुझे इसकी कॉस्ट मालूम होनी जरूरी है। ठीक है, अब आप समझिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या बोलता है? बहुत बढ़िया मेथड है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसको टिक कर देता हूं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड को। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, ये मेरा फेवरेट है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है कंपनीज के लिए। नेक्स्ट है हमारा सिंपल एवरेज मेथड। ये चार, एक वेटेड एवरेज मेथड है, ये भी बहुत अच्छा पोर्शन है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये 5 मेथड ही हैं जो जनरली कंपनीज फॉलो करती हैं। इन पांचों को हम अच्छे से समझेंगे, बाकी तो सिंपली रीड कर लें, कोई दिक्कत नहीं, आपको नाम याद करना है। चलिए अब वापस से आते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या बोलता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोलता है कि सर ये आपके स्टोर में सबसे पहले क्या आया था? सर ये आया था। ठीक है, तो जो सबसे पहले आया है वो ही सबसे पहले जाएगा। अगर 500 केजी आपको चाहिए तो सबसे पहले कौन सा जाएगा? सर ये वाला लॉट सबसे पहले जाएगा, 200 केजी का। ठीक, तो आप क्या बोलोगे इसमें? आप बोलोगे कि सर ये 500 केजी में से, मैं कलर सेम रखता हूं देखिएगा, इस 500 केजी में से सर 200 केजीज जो हैं, ये तो सर 500 रुपए वाले जाएंगे। ठीक, अभी और कितना बचा? अब ये पूरा खत्म हो गया, अब कौन बचा? अब सेकंड वाला बचा, तो ये तो इशू हो गया। नेक्स्ट, अब बचे कितने? 300। 300 में से 100 ये वाले चले जाएंगे। 100 केजीज कौन से चले जाएंगे? 400 वाले। अभी कितने बचे? सर अभी 500 में से तो 300 ही निकली है ना, 300 की कॉस्ट निकली है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से। अभी भी सर 200 केजी बचे हैं, तो वो 200 केजी, अब ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, अब सिर्फ ये बचा हुआ है, क्योंकि वो तो इशू हो गया, निकल गया ना बाहर, उसकी कॉस्टिंग निकाल दी हमने। अब इन 300 में से 200 की जरूरत है, तो हम क्या बोलेंगे? सर 200 केजीज एट द रेट ऑफ 600 चला जाएगा, तो 500 केजी का इशू हो गया। किस मेथड से? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वही पहले बाहर निकलेगा, जो क्लास में सबसे पहले आएगा उसी को सबसे पहले क्लास से बाहर निकलने का मौका दिया जाएगा। उसी तरीके से जो गुड सबसे पहले आएगा इशू के टाइम पर, सबसे पहले वही जाएगा उसी प्राइस से। क्लियर है पोर्शन सबको? तो ये है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। क्या हुआ? जो पहले आया वही पहले इशू हुआ। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। एक बार फटाक से रीड कर लेते हैं हम इसको, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख लेंगे, बिल्कुल घबराने वाला पॉइंट नहीं है। क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में ये क्या है? अ मेथड ऑफ प्राइसिंग द इशू ऑफ मटेरियल यूजिंग द परचेज प्राइस ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिट इन द स्टॉक। ओल्डेस्ट कौन है इन सब में? सबसे पुराना कौन सा है? ये जो सबसे पहले आया सबसे पुराना है, तो उसको ही हम इशू करते हैं सबसे पहले। इशूइंग ऑफ मटेरियल यूजिंग द परचेज प्राइस, किसकी परचेज प्राइस आप लोगे यहाँ पर इशू के टाइम पर? ओल्डेस्ट यूनिट की, सबसे पहले आया। तो ये हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। आप एग्जाम में अगर ये डायग्राम बना के आ गए तो आप यकीन मानो टीचर अति प्रसन्न हो जाएगा इस तरीके के एग्जाम्पल से। सिंपल है, आपको समझने में भी आ रहा है और एज इट इज आप एग्जाम में भी लिखे आना, और अगर आप समझ रहे हो तो उसको अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, क्या ये सिंपल है? हाँ सर बड़ा सिंपल है। तो आप क्या, उसके एडवांटेज क्या है? इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू प्राइस द इश्यूज। कितना इजीली समझ में आता है, प्राइसिंग भी इजी हो जाती है। फिर इट इज गुड स्टोर कीपिंग प्रैक्टिस विच इंश्योर दैट रॉ मटेरियल लीव द स्टोर इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो आ रहा है, जिस फॉर्मेट में वो आ रहा है उसी फॉर्मेट में वो जा रहा है। इस तरीके से एक क्रोनोलॉजी बन जाती है। आप अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हो कि बहुत आसानी से इशू हो जाती है। सर उसको इशू करना बहुत आसान है, सिंपल एडवांटेज है दूसरा वाला। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड विच इन्वॉल्व्स लेस क्लेरिकल कॉस्ट। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो पहले आया उसको निकालो, फिर जो आया उसको निकालो, सिंपल सिंपल से आप उसको इशू कर सकते हो।
ठीक है। फिर इट कंसिस्ट ऑफ दिस मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज एक्सेप्टेबल अंडर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रैक्टिस। ये जितने भी जो मैंने टिक करे हैं ना, ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। स्टैंडर्डली इन 5 को ही पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इन 5 में से कोई एक को ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यूज करती हैं, जिसमें से कि हीफो और वेटेड एवरेज ये सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो क्या है ये आपका स्टैंडर्ड वे से आप अपने अकाउंट्स को यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंट्स को। नेक्स्ट, इट इज अ कंसिस्टेंट एंड रियलिस्टिक प्रैक्टिस। बिल्कुल कंसिस्टेंटली आप इस काम को कर सकते हो और बहुत रियलिस्टिक है ये प्रैक्टिस आपकी। ठीक है। नेक्स्ट, द इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट मोस्ट रिसेंट मार्केट प्राइसेस एंड इट इज नियर टू द वैल्यूएशन बेस ऑफ द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आप बस ये समझो कि ये बहुत रियलिस्टिक वैल्यूज को यहाँ पर इशू करती है। ठीक है, कॉस्टिंग को, कॉस्टिंग वैल्यूज को। नेक्स्ट, अभी डिसएडवांटेज, एक दो डिसएडवांटेज है, क्या है देख लेते हैं। देयर इज नो सर्टेनिटी दैट मटेरियल व्हिच हैव बीन इन द स्टॉक लॉन्गेस्ट विल बी यूज्ड। अभी इस क्या दिक्कत है समझो। अभी ये तो हमने 4 का एग्जांपल लिया है कि हमने 4 लॉट परचेस करे। यही कंपनी ने अगर 400 लॉट परचेस करे होते तो जो लॉट सबसे पहले आया उसको निकाल कर और इशू करना टफ हो जाता, एक चीज। दूसरा, सबसे पुराने लॉट का बाकी लॉट्स के साथ मिक्सअप होना एक नॉर्मल सा पॉइंट है, वो मिक्सअप हो गए तो वो भी एक थोड़ा सा इशू इसमें आता है। तो जो पुराना लॉट है वो दबने के भी इसमें चांसेस रहते हैं। पर ठीक है, चलो स्टिल ये कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जाना उसी को ही है, तो इस तरीके से भी मैनेज किया जा सकता है। सिली डिसएडवांटेज है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ द मटेरियल परचेज फ्लक्चुएट्स कंसिडरेबली, इट इन्वॉल्व्स मोर क्लरिकल वर्क एंड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स। ये 4 हैं, ये जब 400 हो जाएंगे तो जो इशू करने वाला है उससे क्लरिकल एरर्स होने के चांसेस ज्यादा है। अब आप देखो, इन चारों में ही मुझे 500 केजी इशू करने में 3 जगह इशू करना पड़ा। ये पूरा इशू हो गया, ये पूरा इशू हो गया, इसमें से 100 केजीज आप 200 केजीज आपके इशू हो गए, तो थोड़ा टफ है इस काम को करना इस तरीके से। तो लीफो और फीफो, फीफो और लीफो दोनों ही क्लेरिकली टफ है करने के लिए, एरर्स की पॉसिबिलिटी उसमें रह जाती है। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की थ्योरी है। बाकी रिमेनिंग पोर्शन आप एक बार देख लेना। इधर लेते हैं अब हम इस पोर्शन को, सेम एग्जांपल लेंगे, देखते हैं क्या बात बनती है इसमें अगर हम इसको चेंज करेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट में। ठीक है, देखिएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या बोल रहा है, सेम एग्जांपल। हाँ, मैं एग्जांपल चेंज नहीं कर रहा हूं, थोड़ा इसको और क्लियर कर देते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो आखिरी में आया है वो सबसे पहले जाएगा। देखो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब मान लो आप क्लास में बच्चे आए जा रहे हैं, 30 बच्चे हैं, एक एक करके सारे बच्चे आते गए। अब पहले किस बच्चे को भेजोगे, जो सबसे आखिरी में आया ना उसको सबसे पहले भेजोगे, इस तरीके से। सो वैसे ही बॉटल के एग्जांपल में आ जाते हैं। ये स्टोर है, स्टोर में पहला लॉट, सेकंड लॉट, थर्ड लॉट, फोर्थ लॉट। पहला कौन सा जाएगा सबसे पहले, जब इशू होगी 500 केजी, सर ये सबसे पहले जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे रिसेंटली आया है, वर्ड देखो, जो रिसेंट परचेज है वो सबसे पहले जाएगा। तो लेटेस्ट परचेज है वो सबसे पहले जाएगा। चलिए, इधर 500 केजी है, अगर सबसे पहले कौन सा जाएगा सर, फोर्थ वाला। तो पहला 400 केजीज एट द रेट ऑफ 300। अभी कितना बचा, 100 केजीज बचा। ओके, तो 100 केजीज कौन सा जाएगा, 100 केजीज सर थर्ड लॉट। फोर्थ लॉट तो सर एग्जॉस्ट हो गया पूरा। अब सर थर्ड लॉट में से जाएगा 100 एट द रेट ऑफ 600। अब बचा क्या सर, इसके 200 बचे, इसके पूरे 100 बचे, इसके पूरे 200 बचे, ये बचा वो बैलेंस है। सिंपल है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट समझ में अगर आ जाता है तो सारे मेथड्स समझ में आ जाएंगे। छोटा छोटा सा डिफरेंस है। इसमें क्या हुआ, फोर्थ पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में फर्स्ट पहले जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट में इस एग्जांपल से फोर्थ पहले जाएगा। अब आते हैं हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। ये बहुत अच्छा पोर्शन है और मेरे हिसाब से ये ज्यादा यूज होना चाहिए, और होता ही है इनफैक्ट। अब हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है, हाईएस्ट क्या, हाईएस्ट प्राइस कॉस्ट। जिस, अगर आपको 500 का इशू करना है ना, 500 निकालने हैं बाहर अपने स्टोर में से, तो जिस किसी भी लॉट की सबसे ज्यादा प्राइस है उसको इशू कर दो। कितनी है इसकी प्राइस सर, 600 है, सबसे ज्यादा प्राइस सर इसकी। तो इस 500 में से पहले 300 ये चले जाएंगे। ठीक, अभी 200 बचे। अब चेक करो कि इसकी सबसे ज्यादा प्राइस है, सर इसकी सबसे ज्यादा प्राइस है, उठा के 200 पूरे दे दो, पूरे 200 इशू कर दो। तो 300 600 का रेट से चले जाएंगे, 200 500 का रेट से चले जाएंगे। सिंपल है। ये हो गया आपका हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। मैं इसको भी एक बार आपके सामने रीड कर देता हूं। सिंपल सा पोर्शन है, क्या बोल रहा है, अंडर दिस मेथड द मटेरियल विद हाईएस्ट प्राइस आर इशूड फर्स्ट। जिसकी हाईएस्ट प्राइस है वो सबसे पहले इशू होगा। बाकी बेटा सारा मैथ्स जो मैंने टेबल में अभी समझाया है उस तरीके से ही आप पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में से एक क्वेश्चन तो आप समझो आना ही आना है इस टाइप से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आप ज्यादा कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं, अब सिंपल सिंपल सा है। सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज में क्या बोल रहा है, आप क्या करो, इसकी प्राइस को पकड़ो,
300, 600, 400, 500 इनको सबको टोटल करो, डिवाइड बाय 4 कर दो, जो भी प्राइस आ रही हो उससे आप इशू कर दो। ठीक, कितना हुआ? 6 4 10 15 16 17 18। तो अगर हम क्या करें, 1800 डिवाइडेड बाय कितना हुआ ये 4, सिंपल एवरेज 450। सिंपल एवरेज में आपने क्या किया, इन सब का टोटल किया, इनकी कॉस्टिंग का, ये कितनी आई 1800। सिंपल एवरेज है ना, 4 4 से किया तो डिवाइड बाय 4 कर दो, कितना आ रहा है ये आपका 450 रुपीज। तो क्या है, 500 केजी 450 का रेट से इशू कर दो, कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपल एवरेज निकालना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, बहुत सिंपल है ये वाला पोर्शन भी। अब आगे देखते हैं, इसको लिख देते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब हम, ये क्या बोल रहा है, वेटेड एवरेज मेथड। अब ये वेटेड एवरेज मेथड थोड़ा सा और साइंटिफिक हो जाता है, किसके कंपैरिजन में, आपके सिंपल एवरेज में। वो क्या बोलता है, इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर लो आपस में। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको, तो आपको भी आसानी रहेगी इसको करने में। मल्टीप्लिकेशन के साथ करते हैं, क्या बोल रहा है, ये हो गया आपका 12 1 2 3 4, ये हुआ 18 1 2 3 4, ये हुआ आपका 4 1 2 3 4, हुआ 10 1 2 3 4। इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया आपने, अब इन सबका टोटल करो, देखते हैं कितना आ रहा है ये आपका 1,05,4,5 कर लेते हैं इसको, 1,20,000 प्लस 1,80,000 प्लस 40,000 4,40,000 आपका यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। अब इन केजीज का टोटल कर लो, ये कितने केजीज हो रहे हैं, इसको भी कर लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 10 0 0 1000 केजीज हो रहे हैं। क्या बोलेगा, 4,40,000 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ रहा है आपका 440। ये आपका वेटेड एवरेज है। तो क्या बोल रहा है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 440 से, इस रेट पे आप इसे इशू कर दो। तो वेट्स के हिसाब से, थोड़ा बेटा ये मैथमेटिक्स है, उसको हम इसी तरीके से निकालते हैं, जो उसकी वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद केजीज जो होगा उससे उसको हम डिवाइड कर देते हैं। मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रेट निकल के आएगा, जो आपको इस तरीके से इशू करने में आपकी हेल्प करेगा, रुपीज निकाल देगा। ठीक है, सो वेटेड एवरेज से आप इस तरीके से निकालते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर, पीरियोडिक एवरेज कॉस्ट मेथड। अब ये सब, अब इसके बाद वाले सारे के सारे मेथड जो हैं वो सिंपल थियोरेटिकल है, हम प्रैक्टिकली इसको बहुत कम यूज करते हैं, रेयरली कहीं यूज होता है। देख लेते हैं एक बार इसको। पीरियोडिक एवरेज कॉस्टिंग मेथड में क्या है, अंडर दिस मेथड इंस्टेड ऑफ रिकैलकुलेटिंग सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज कॉस्ट एवरी टाइम देयर इज अ रिसीट एंड एवरेज फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एज अ होल कंप्यूटेड। क्या कर रहे हैं, बोले पूरे साल के लिए उन्होंने एक एवरेज प्राइस डिसाइड कर दी, उसी प्राइस पर एक पूरे टाइम पीरियड के लिए एक प्राइस डिसाइड कर दी, इसी पे ही इशू होंगे। इसका मतलब बहुत साइंटिफिक वे से नहीं कर रहे हैं, उनने डिसाइड कर ली चलो हम इस प्राइस पे इशू करते हैं हर बार इंटरनली। तो इसमें हमेशा बिल्कुल परफेक्ट सही को आपका प्रॉफिट नहीं आता है, नॉमिनल प्रॉफिट्स आते हैं, सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड में क्या बोल रहा है, अंडर दिस मेथड मटेरियल इशूड आर प्राइस्ड एट अ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड इशू प्राइस। ये क्या हुआ, लास्ट ईयर के हिसाब से हमने चीजों को ऑब्जर्व किया, फिर हमने क्या किया, हमने डिसाइड कर ली क्या, कि भैया इसी प्राइस पर हम एक स्टैंडर्ड प्राइस पूरे साल भर के लिए हमने डिसाइड कर ली, इसी प्राइस के लिए इसी प्राइस पर पूरे साल हम इशू करेंगे। अगेन ये दोनों ऑलमोस्ट सेम पोर्शन है, एक छोटे से पीरियड के लिए, एक पूरे साल भर के लिए। पीरियड एवरेज कॉस्ट में हम एक छोटे से पीरियड के लिए एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम पूरे साल के लिए बिना कैलकुलेशन करे पास्ट एक्सपीरियंस से या लॉजिक से हम एक कॉस्ट निकाल लेते हैं। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। अभी ये क्या बोल रहा है, this method is also called as market price method. The replacement cost is a cost at which material identical to that can be replaced by purchasing at the date of pricing material issues. अब क्या बोल रहा है, जिस दिन मुझे 500 केजी इशू करना है उस दिन चेक करो कि इन मटेरियल की मार्केट प्राइस क्या थी,
हो सकता है उस दिन मार्केट प्राइस 900 रुपए हो, तो वो बोलेगा 900 में इशू कर दो। जिस समय इशू कर रहे हो उस समय मार्केट में उसकी क्या प्राइस है, उस प्राइस पे इशू कर दो। हो सकता है 200, तो 200 पे इशू कर दो। ये बिल्कुल अच्छा वे नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो स्पेक खरीदा नहीं, वो आप अपनी कॉस्ट लगाई क्यों रहे हो? तो ये बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है। बट अगेन बुकिश वे तो है उसको समझने का। क्या है, फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ। आपने एक्चुअल में जो कुछ भी किया हो कोई मतलब नहीं है। जब आप इसमें से बाहर निकाल रहे हो अपने पर्पस के लिए, उस समय मार्केट में जो प्राइस होगी उस प्राइस पर आप उसको कॉस्टिंग को ले लो। ठीक है, बिल्कुल अच्छा नहीं। देखो दिखा भी हुआ है, दिस मेथड इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस। बेकार मेथड है, इससे कभी सही आंसर नहीं, सही प्रॉफिट नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट। Next in first out method. This method is a variant of replacement cost method. इसी का एक variant है. Under this method, the price quoted on the last purchase order or contract is used for all issues until a new order is placed. क्या बोल रहे हैं? आपने 500 kg की यहां पर डिमांड आई इशू की, तो जो लास्ट प्राइस आपने इशू करी थी, लास्ट प्राइस सपोज मैंने 300 पे इशू करी थी, तो वो बोल रहा है जो लास्ट प्राइस आपने इशू करी थी ना, उसी पे पूरा ऑर्डर निकाल दो। तो अगेन जो रियलिस्टिक आपकी कॉस्टिंग थी उससे अलग यहां पर आपने एक नई कॉस्टिंग बना दी। बेकार मेथड है ये भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज बेस स्टॉक मेथड। अंडर दिस मेथड अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑलवेज हेल्ड इन स्टॉक एंड इज प्राइस्ड at its original cost as buffer or base, and any issue of material above the base stock quantity is priced under any one method discussed above. क्या बोलता है ये, सुनिएगा। कॉम्प्लेक्स है, यूज नहीं होता बेस स्टॉक मेथड में। बेस क्या बोल रहा है कि जो भी आपका यहां पर गुड्स आ रहा है, मान लो 100 केजीज मैंने बेस निकाल लिया। ठीक, बेस मैंने निकाल लिया फर्स्ट लॉट में से, तो 100 केजीज 500 का मैंने एक अलग से बेस बना दिया। अब इसके अलावा जो कोई भी इशू होगा, वो पिछले जितने कितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, इन 10 में से कोई भी कॉन्सेप्ट से आप बाकी का इशू कर लो, सिर्फ वो 100 का बेस हमेशा निकाल के रखो रिजर्व में। तो ये 11th मेथड ना बाकी के 10 मेथड्स को रिप्लेस कर रहा है बेस निकालने के बाद। बेस मतलब थोड़ा सा स्टॉक आप हमेशा बचा के रखो, वो कभी मत इशू करो। वो जो आप निकाल रहे हो वो उसके एक्चुअल कॉस्ट पे निकालो। ठीक, बचा हुआ जो आपका पोर्शन है वो आप ऊपर दिए हुए 10 में से किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत रियलिस्टिक नहीं है। मैंने जिन मेथड्स पे टिक लगाया है वो जरूर लिख के आइएगा एग्जाम्स में। ये देखिए, ये पांचों मेथड्स को जरूर लिख के आना, और आपके इसी में फुल मार्क्स आ जाएंगे। और अगर आपने डायग्राम बना दिया और अगर आपने इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो आप समझो मजा ही आ गया पूरे कॉन्सेप्ट में। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो मटेरियल वाला जो पोर्शन है वो आपका इतना ही है। मटेरियल इशू सबसे टफ पोर्शन माना जाता है मटेरियल वाले पोर्शन में। आई थिंक वो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है।